हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो समाज शास्त्र है उसके से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के। जो है हमारे सामने, भारत में सांस्कृतिक और नरजातीय विविधता की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो सांस्कृतिक और नरजातीय विविधता है उसकी हमें व्याख्या करनी है, वह भी विस्तार से। तो भारत दुनिया के सबसे विविध समाजों में से एक है। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के प्रमुख स्रोत जातीय मूल, धर्म और भाषाएं होती है। तो आप सभी को पता है कि भारत में अलग अलग प्रकार के समाज रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग धर्म भी पाए जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं धार्मिक विविधता की। भारत में कोई आधिकारिक या स्थापित राज्य धर्म नहीं है। इसके पड़ोसी राज्यों में एक धार्मिक पहचान है। तो भारत में क्या है कि कोई भी एक राज्य धर्म नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राज्य हैं। श्रीलंका बुद्ध धर्म को विशेष दर्जा देता है और नेपाल एक हिंदू राज्य है। तो आपको पता होगा कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, ये एक इस्लामिक देश है। श्रीलंका बुद्ध धर्म को ज़्यादा मानता है और नेपाल एक हिंदू राज्य है, लेकिन भारत का कोई स्पष्ट रूप से कोई धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग बराबर रहते हैं। भारत में हालांकि कोई स्थापित धर्म नहीं है और सभी समुदाय के साथ समान व्यवहार करने की इसकी प्रतिबद्धता का ये पहला संकेत है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा संवैधानिक प्रावधानों द्वारा पूरा किया जाता है। आर्टिकल 25 सभी धार्मिक समुदायों को अपने धर्म का प्रचार, प्रसार और अभ्यास करने का अधिकार देता है। तो जो आर्टिकल 25 है, ये सभी धर्मों को प्रचार, प्रसार और अभ्यास करने का धार्मिक अधिकार देता है, क्योंकि भारत में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है शुरुआत से ही। यह ध्यान रखना उचित है कि किसी धर्म को प्रचारित करने का अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुस्लिमों और ईसाइयों को जाता था, जिन्होंने संविधान से ऊपर बनाए गए रखे कि उनके धर्म का प्रचार अनिवार्य हिस्सा है, आबाद गति से चलता रहे। तो भारतीय संविधान में क्या कहा गया कि धर्म का प्रचार सभी कर सकते हैं और अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें संविधान उनको खुली छूट देता है। विश्व के अधिकांश समाज व्यक्तियों को धार्मिक विश्वास का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत में समुदायों को अपने विशिष्ट धार्मिक प्रथा को जारी रखने का अधिकार है। तो भारत में क्या है कि जो धार्मिक समुदाय हैं वे अपनी प्रथा को जारी रख सकते हैं, उनमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। धार्मिक समुदायों को भी अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। तो जो कोई भी धार्मिक समुदाय है वो अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। धार्मिक समुदायों को भी अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्था स्थापित करने का अधिकार है। वे अपने स्वयं की संस्था स्थापित कर सकते हैं और सबसे ऊपर यह संस्थान राज्य से वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो संस्था होती है वो राज्य से वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकती है। इस तरह विभिन्न धार्मिक समुदायों को पहचान दी जाती है और उनके लिए समाज में उचित स्थान प्रदान किया जाता है और अपने जीवन को अपनी मर्जी से जी सकें। तो सभी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक समुदाय, उन्हीं को समान अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने स्वयं की मर्जी से जी सकें और सम्मान के साथ रह सकें। इसी प्रकार सांकेतिक रूप से भारत सभी के धर्म और समुदाय की अलग अलग पहचान और सम्मान के लिए पब्लिक छुट्टियां, स्कूलों और संस्थानों के धर्म के अनुसार वस्त्र, पब्लिक सड़कों और स्थानों के नाम भी विभिन्न धर्मों के ऊपर रखे गए हैं। तो आपको पता होगा कि भारत में जो त्यौहार आते हैं सभी धर्म के अनुसार उनकी छुट्टियां भी दी जाती है। उनको उस धर्म के अनुसार कपड़े पहनने की भी छूट होती है। 2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 1028 मिलियन यानी 13.4% मुस्लिम, 24 मिलियन यानी 2.3 क्रिश्चियन, 19 मिलियन 1.9 सिख, 8 मिलियन 0.8 बौद्ध और 4 मिलियन 0.4 जैन धर्म के लोग रहते हैं। तो अपने भारत में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, ईसाई हो गए, सभी रहते हैं। 6.6 मिलियन व्यक्ति अन्य धर्म इनके अनुयायी हैं, जिनमें आदिवासी धर्म भी शामिल 6 मुख्य धर्मों का हिस्सा नहीं है। तो जो आदिवासी धर्म है इसको हम मुख्य हिस्सा नहीं मानते, लेकिन यह भी एक मुख्य धर्म रह चुका है। लगभग 7 लाख 0.1 व्यक्तियों ने अपना धर्म शुरू नहीं किया है। तो कितने, लगभग 7 लाख व्यक्ति हैं
जो कि किसी धर्म से संबंधित नहीं है। यह आंकड़ा कब का है? 2001 की जनगणना के अनुसार। जो सभी अलग अलग व्यक्ति हैं, इसमें आदिवासी अलग हैं और कुछ व्यक्ति हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। अब हम बात करते हैं भाषाई विविधता। भाषा किसी भी समाज में समूह एकता के मुख्य मार्गों में से एक है। तो भाषा क्या है कि जो समूह होता है उसके लिए प्रमुख होती है, और भाषा एक समूह वर्ग अलग से बोलता है। भाषा के संदर्भ में सामाजिक वर्गीकरण में धर्म, जाति, वर्ग, जनजातियों आदि किसी अन्य सामाजिक मार्करों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। तो जो भाषा का संदर्भ है वह सारे मूल्यों से ज़्यादा बड़ा होता है, और जो समूह एक भाषा बोलता है वह एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। समूह की पहचान भाषा की पहचान के साथ अन्य तत्वों के संयुक्त होने पर मजबूत शब्दों में अभिव्यक्ति की जाती है। भाषाओं के मामले में भारत में अत्यधिक विविधता है। तो भाषाओं के मामले में भारत में क्या है? अत्यधिक विविधता है। यहाँ दूर दूर से लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पर हर पग पग पर भाषाएं बदलती रहती हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि संघ राज्य की भाषाएं समुदायों को मान्यता प्रदान करता है, जो समीपवर्ती क्षेत्र पर कब्जा करने वाले समुदायों से राज्य का गठन कर सकते हैं। सभी सीमाओं की क्षेत्रीय भाषाई मान्यता भाषाई विविधता की रक्षा और पोषण की एक प्रमुख साधन रही है। तो आप जानते हो कि हर राज्य की एक अलग भाषा है, हर क्षेत्र की अलग भाषा है, हर समुदाय है तो उसकी अलग भाषा है। भाषाई पहचान आधारित इकाइयों का निर्माण संघीय व्यवस्था के फ्रेमवर्क के भीतर प्रत्येक को राजनीतिक अधिकारों के साथ शासन करने का मतलब था कि एक विशिष्ट भाषाई समुदाय क्षेत्र के भीतर बहुसंख्यक बन जाता है। तो आपको पता है कि जहाँ पर एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है तो वह इस हिस्से में बहुसंख्यक बन जाता है। इसकी भाषा उस राज्य की आधिकारिक भाषा, शिक्षा, सार्वजनिक परीक्षा, संचार और मीडिया नेटवर्क का माध्यम बन गई है। तो जो बहुसंख्यक वर्ग है उसी की भाषा सभी कार्यों में यूज़ की जाती है, जैसे शिक्षा हो गया, सार्वजनिक परीक्षा हो गई, संचार हो गया, मीडिया नेटवर्क हो गया। जैसे परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय भाषा बहुमत की भाषा बनकर विकसित हो गई। एक अन्य धरातल पर भाषाई रूप में परिभाषा संघीय इकाइयों के निर्माण ने क्षेत्रीय भाषाई अभिजात वर्ग को अवसर प्रदान किया, जो शायद राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पड़ते हैं। यह राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को लाया, जिससे उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और वृद्धि न केवल स्थानीय कुलों और क्षेत्रीय आबादी के लिए एक संपत्ति है, इसने देश के अन्य भागों में रहने वाले उस भाषा में साहित्य और जानकारी है वो उनसे बहुत आसान है। अपने बच्चों के लिए सांस्कृतिक पूंजी को धरोहर के रूप में रखें और पारित करें। आज भारतीय संविधान हिंदी और अंग्रेजी के अलावा संघ राज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में 18 भाषाओं को मान्यता देता है। तो आपने देखा होगा कि जो भारतीय संविधान होता है वो 18 भाषाओं को क्या करता है? मान्यता देता है। हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो जो हिंदी है वो किस भाषा में आती है? राष्ट्रीय भाषा। और जो अंग्रेजी है राज्य भाषा के रूप में आती है। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं, जिनमें हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो भारत में लगभग कितनी? 1600 के आसपास भाषाएं और बोलियां हैं। इनमें सबसे मुख्य क्या होती है? हिंदी बोली जाती है। अब हम भाषाओं के बारे में बात करते हैं। इंडो आर्यन भाषा। इंडो आर्यन भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो जो इंडो आर्यन भाषा परिवार है ये कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसमें देश भर में लाखों लोग द्वारा हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती और मराठी जैसी भाषाएं बोली जाती है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी और मराठी। अब बात करते हैं द्रविड़ भाषाएं। द्रविड़ भाषा परिवार भारत का दूसरे सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो दूसरे नंबर का कौन है? द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें देश के दक्षिण भागों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जो साउथ वाला एरिया है वह सारा इस भाषा को बोलता है। अब हम आगे बात करते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में संताली और खासी जैसी भाषाएं शामिल हैं। जिसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? संताली और खासी जैसी भाषाएं, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं तिब्बती बर्मन भाषाएं।
तिब्बती बर्मन भाषा परिवार में मणिपुरी, नागामी और जैसी भाषाएं शामिल है। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? मणिपुरी और नागामी। ये जो पूर्वी एरिया है, पूर्वोत्तर वाला, इसमें ये भाषाएं बोली जाती हैं। अंडमानी भाषाएं। अंडमानी भाषाएं बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वदेशी लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का एक समूह है। तो अंडमानी भाषा कौन सी है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो लोग पाए जाते हैं उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? अंडमानी भाषा है। इंडो यूरोपीय भाषाएं। इंडो आर्यन भाषाओं के अलावा भारत में बोली जाने वाली अन्य इंडो यूरोपीय भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी भी शामिल है। तो इंडो यूरोपीय भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल है? अंग्रेजी, जो व्यापक रूप से आधिकारिक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1635 भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1635 भाषाएं। भारत में शीर्ष 5 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी सबसे प्रथम पे आती है। 41% आबादी क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। बंगाली है, ये बोलती है 8.11% लोग इसे बोलते हैं। तेलुगु है, 7.19% लोग तेलुगु बोलते हैं। और मराठी है, मराठी को 6.99% लोग मराठी बोलते हैं। तमिल है, 5.91% लोग क्या बोलते हैं? तमिल बोलते हैं। तो ये जो भाषाएं हैं सब ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। और यह सारा समूह है, सभी अच्छे से पढ़ें। हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे रोज़ के रोज़, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और ये आपकी बीए क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।